कक्षा नवम, कक्षा नौवीं एवं कक्षा 10वीं दोनों कक्षा के लिए आज मैं आपको व्याकरण खंड पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसमें इस व्याकरण खंड में सबसे पहले है संधि प्रकरण। हम संधि प्रकरण को समझेंगे। वर्णयो वर्णानाम व मेलनम संधि, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, है ना। वर्ण या वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। द्वय वर्णो बहुवर्णानाम बहुनाम वर्णानाम व संयोगेन यत रूपांतरम जायते स संधि, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से जब रूप में अंतर होता है उसे संधि कहते हैं। संधे यानी संधि के भेद त्रयम अस्ति, संधि के मुख्य 3 भेद हैं। अच संधि स्वर संधि कहते हैं, हल संधि व्यंजन संधि, हल यानी हलंत लगकर, व्यंजन संधि विसर्ग यानी जो बिंदु लगता है पीछे बीच में उसे विसर्ग संधि। इस प्रकार स्वर व्यंजन और विसर्ग 3 प्रकार की मुख्य संधियां होती हैं। आज हम स्वर संधि के बारे में समझेंगे। स्वर संधि अधोलिखिता प्रमुख भेदा भवंती, स्वर संधि के नीचे लिखे ये प्रमुख भेद हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि और पूर्व रूप स्वर संधि, ये इनके सूत्र हैं। इनको आप ठीक प्रकार से देख सकते हैं। अगला हम सबसे पहले आज दीर्घ स्वर संधि के बारे में समझेंगे। दीर्घ संधि, यदि अ ई उ री, ये क्या है आप देख पा रहे हैं कि दीर्घ स्वर संधि में कितने वर्णों का प्रयोग होता है। अ ई उ री, ह्रस्व या दीर्घ, छोटे हो या बड़े। री स्वर्णाम मिलनम सवर्णेन इत्युक्ते, इसके बाद में क्रमशः अ ई उ री इत्येते सह भवति तदा वर्णस्य स्थाने दीर्घ स्वर भवति। यानी कहने का अर्थ है यदि अ के बाद में दूसरे शब्द में, जैसे यहाँ पर देखिए पुस्तक क अ का उच्चारण आ रहा है और सामने स्वयं बड़ा आ है, यानी इधर छोटा अ का उच्चारण आ रहा है और इधर बड़ा आ है, दोनों मिलकर बड़ा आ, इस क पे देखना है यहाँ पर जहाँ मिलन हुआ वहां पर ये यहाँ पर बड़ा क पे आ की मात्रा हो गई, मतलब दीर्घ स्वर है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए ये पुस्तक क में अ दिख रहा है आपको, और अ के बाद में ये जो बड़ा आ है ये बड़ा आ यहाँ पर दिख रहा है, दोनों अ मिलकर बड़ा आ बन जाता है, तो इसको दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। इन्हें अ के बाद में अ आने पर बड़ा आ बन जाता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, चाहे बड़ा। अब देख सकते हैं हम यहाँ पर, जैसे अगला यहाँ पर बड़ा आ है और यहाँ छोटा आ, दोनों मिलकर भी बड़ा आ बनता है। जैसे विद्याधन अभ्यास बराबर विद्याभ्यास। ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया है, यदि ई उ री स्व ई, यदि अ ई उ री स्वरों के बाद में क्रमशः अ ई उ री अ ई उ री छोटा या बड़ा, यानी चाहे छोटा हो बड़ा हो, छोटी ई हो बड़ी हो, छोटा ऊ हो या बड़ा ऊ हो, छोटा री हो या बड़ा री हो, इनके बाद में क्रमशः यानी अ के बाद में अ, ई के बाद में ई, ऊ के बाद में ऊ, री के बाद में री आने पर इनके स्थान पर हमेशा दीर्घ स्वर हो जाता है, बड़ा हो जाता है दीर्घ। जैसे बड़ा आ ई, बड़ा बड़ी ई, बड़ा ऊ और बड़ा री। बड़ा री में भी आपने देखा होगा 2 मात्रा लगती हैं, एक छोटी और एक बड़ी, मतलब जैसे कि एक छोटी एक मात्रा होती है वो एक रहती है, लेकिन जब बड़ी री आती है तो ये इसमें जैसे त के नीचे देख सकते हैं आप 2 डबल है ना, इसको बड़ी री बोलते हैं। तो दीर्घ स्वर संधि बहुत ही आसान है। दीर्घ स्वर संधि को समझने के लिए आपको सिर्फ वर्णमाला में से अ ई उ री यहाँ तक के वर्णमाला को याद करना है। अ ई उ री, है ना, और अ के बाद में अ आना चाहिए, ई के बाद में ई आना चाहिए, ऊ के बाद में ऊ आना चाहिए, री के बाद में री आना चाहिए, चाहे छोटा हो या बड़ा, है ना, चाहे छोटे छोटे हो या चाहे बड़े बड़े हो, तो बड़ा ही बनेगा। मतलब कहने का अर्थ है एक जाति वाले, अ के बाद में अ आना, ई के बाद में ई आना, ऊ के बाद में ऊ आना, री के बाद में री आना। इस प्रकार के जब वर्णों आपस में मिलते हैं तो उसे दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। इसके कुछ उदाहरण भी दिए हुए हैं। पुस्तक धन आलय बराबर पुस्तकालय। अगर पुस्तकालय की संधि विकसित करेंगे तो पुस्तक धन आलय, इस क में से पुस्तक और फिर प्रचलित शब्द, ऐसा भी नहीं आपको कि पुस्तका लिखना है, क्योंकि पुस्तक का शब्द होता नहीं है, तो पुस्तक धन आलय बराबर पुस्तकालय। विद्या धन अभ्यास, अब आपको यहाँ देखो कि यहाँ पर तो छोटा आ कर दिया, पुस्तक कर दिया आपने, लेकिन यहाँ पर विद्या, तो विद्या शब्द स्त्रीलिंग है, ये दीर्घ स्वर में आता है। विद्या धन अभ्यास तो बराबर विद्याभ्यास। फिर यहाँ पर ई की मात्रा है गिरीश, अब गिरी धन ईश, गिरी पुरु, गिरी यानी पर्वत, ईश यानी ईश्वर, गिरीश यानी पर्वतों के ईश्वर, है ना। इसके बाद में भानुधन उदय, भानुधन उदय, भानुदय ना पे बड़ाव की मात्रा दीर्घ स्वर संधि। वधुत्सव, वधुधन उत्सव, वधुत्सव। पितृ, पितृणम, पितृधन ऋणम। इस प्रकार से ये दीर्घ स्वर संधि
मैंने आपको समझाई है, आप ध्यानपूर्वक इसको समझेंगे तो बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगी। इसी के बाद में मैं आपको गुण स्वर संधि बताने जा रहा हूँ। गुण स्वर संधि, गुण संधि, यदि अ आ इत्यस्य संयोगेन इ उ री री इत्यथे स भवति तथा क्रमशः द्वैरे विस्थाने क्रमेण ए ओ आर अल भव इति भवति। अब यहाँ पर प्रश्न क्या आ रहा है कि आ यानी कि प्रथम जो शब्द हैं, ये जो प्रथम शब्द है जैसे नर, रमा, पर, सीत, राज, तव, इन शब्द में छोटा आ, जैसे नर में छोटा आ, रमा में बड़ा आ, है ना, यहाँ पर सभी में छोटे छोटे आ, यानी कि कहने का छोटा आ या बड़ा आ के बाद में असमान स्वर आने पर, आ नहीं आना, उसके बाद में असमान स्वर, और असमान स्वर भी कितने, कहाँ तक, सिर्फ ई उ री री, सिर्फ 4 वर्ण, ई उ री री, ये छोटे हो या बड़े हो इनसे कोई लेना देना नहीं है। अब इसमें यहाँ देखेंगे नर, नरधन इंद्र बराबर नरेंद्र, तो आ के बाद में ई आने पर ए हो जाता है, क्या हो जाता है, ए, इस ए की मात्रा लगी नरेंद्र। फिर यहाँ पे देखो रमा, ये बड़ा आ है ना, रमाधन ईश, चाहे छोटा हो या बड़ा हो इससे कोई मतलब नहीं है, रमाधन ईश बराबर रमेश, ए की मात्रा हो जाती है। फिर परधन उपकार, अब यहाँ ई आता है तो ए की मात्रा बनती है, छोटी ई हो या बड़ी हो तो ए की मात्रा बनती है, ठीक है। अब अगर अ के बाद में उ आ जाता है तो ओ की मात्रा लगेगी, किन की मात्रा लगेगी, ओ की। परधन उपकार बराबर परोपकार, शीत धन उष्णव बराबर शीतोष्णम, चाहे छोटा हो या बड़ा हो दोनों में बड़ा ओ की मात्रा लगेगी सिर्फ, ठीक है, समझ पा रहे हैं आप। अगला आप देखना, यहाँ पर इसको हम देखते हैं राजधन ऋषि, यानी कि आ के बाद में री आया तो राजर्षि, अर का उच्चारण आ रहा है, किसका उच्चारण आ रहा है, अर का। देखो राजधन ऋषि, ये ज में आ गया है और री का र बन जाता है, विसर्ग, ये छोटा र, तो अर हो जाता है, क्या हो जाता है, अर। हम उच्चारण करेंगे तो राजर्षि, अर का उच्चारण आ रहा है, मतलब इसमें गुण स्वर संधि है। अब एक और शब्द बचा है अल, अब इसको देखते हैं, तवधन ऋकार बराबर तवलकार, अल शब्द बना, देखो ये अल उच्चारण के लिए क्या आ रहा है, अल। इस प्रकार से अगर आप समझेंगे तो निश्चित ही आपको समझ में आ जाएगा कि गुण स्वर संधि किसे कहते हैं। गुण स्वर संधि के बाद में है वृद्धि स्वर संधि, क्रम से ही है। अब वृद्धि स्वर संधि भी बहुत ही सरल है। वृद्धि में क्या देखते हैं कि आ या आ, यानी कि इधर तो आ या आ आएगा, ये तो डेफिनेट निश्चित है, लेकिन इसके बाद में अब क्या नहीं है, गुण स्वर संधि में क्या था, ई उ री री, ये था। अब ई उ री री को छोड़कर उसके आगे वाले वर्ण क्या है, ए आई ओ औ, यानी वृद्धि हो जाती है, ए आई ओ औ बढ़ोतरी हो जाती है। तो सीधे आ या आ के बाद में ए औ या औ, है ना, ए आई ओ औ ऐसे आ जाते हैं, तो बड़ी मात्रा लगेगी, किसकी लगेगी, आई की ओर औ की, आई की ओर औ की। अब ए की ओर ओ की नहीं लगेगी, आई की ओर ओ की लगेगी, औ की लगेगी। जैसे अत्र धन एक बराबर अत्रेक, त्र पे आई की मात्रा लग गई, है ना, ये त्र है, इसमें अ है, आ और ए, ये आ और ए मिलकर आई की मात्रा बन गई, ठीक है। यहाँ पर ये है, वैसे ये एक है, एक मात्रा लगा दी इन्होंने, ये गलत है, मात्रा नहीं है, एक है, आ धन ए बराबर आई, ठीक है। फिर सदा धन एव, सदा, तो आ धन ए बराबर आई हो गया, यहाँ पर भी आई की मात्रा लग गई। फिर आ धन ओ बराबर औ हो गया, राम धन औदार्यम बराबर रामोदार्यम। फिर आ धन औ बराबर औ, महाधन औषधि महोषधि। इस प्रकार अगर आप समझेंगे तो निश्चित ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये 3 संधियां हैं, और 3 संधियों को ही आपको समझना है। आगे हम अगले वीडियो में आपको यण, अयादि और पुरुरूप के बारे में जानकारी देंगे। इसमें आपको बिल्कुल वर्णमाला को ध्यान में रखना है कि दीर्घ स्वर संधि में आ ई उ री री यहाँ तक ही उपयोग होता है। गुण स्वर संधि में आ के बाद में ई उ री आ जाता है, उसका उच्चारण, उसको शब्द बन जाएंगे उसके, ए ओ आर अल हो जाएगा। फिर वृद्धि स्वर संधि में अ या आ के बाद में ई उ री नहीं आएंगे, उसके आगे वाले वर्ण वह हैं ए आई ओ औ, ये आने पर आई की मात्रा और औ की मात्रा लग जाएगी, अर्थात इस प्रकार इनमें वृद्धि हो जाएगी। आशा करता हूँ कि आपको ये जो व्याकरण भाग हैं वो हिंदी वाला, ये इसका संधि वाला है, ये 9th और 10th दोनों क्लास के लिए हैं। आप दोनों ही क्लास को इसको ठीक प्रकार से याद करना है। जय हिंद, जय भारत।